बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारे तीन हेड ऑफ जो इनकम थे उसको हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस को। अब नेक्स्ट फोर्थ हेड पे हम आ रहे हैं। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और उसको आपने बेचा, जितने का ख़रीदा था, और फिर उस पर जो एक्सपेंसेस आए और फिर उसके बाद जितने का बेचा उस पर जो गेन आता है उस पर टैक्स इसमें कैपिटल गेन में कर सकते हैं। इसमें कैपिटल गेन में आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके सिक्योरिटीज़ हो सकती है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है। तो आज हम आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में अब आप आएंगे तो आपको ये कॉलम उसका है, गेन आपको कितना आया, मे बी लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो आप कैपिटल गेन इधर मेंशन कर देंगे। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लॉट था। अब प्लॉट की इसलिए कह रहा हूँ कि आगे प्लॉट की ट्रीटमेंट आनी है सारी। उस प्लॉट पे हमें 1 मिलियन बचा है, ठीक है। अच्छा, जब प्लॉट की बात होगी, यही चीज़ मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ कि उसका टैक्स एट द फाइनल स्टेज हम दे चुके होते हैं, कैलकुलेशन उधर आती है। तो इसको हम इस तरह से नहीं कैलकुलेट करेंगे कि ये आ जाए और टोटल में ऐड हो जाए, कि टोटल टैक्सेबल इनकम में आ जाए, बल्कि प्लॉट की सिचुएशन में या सिक्योरिटी की सिचुएशन में बाज़-औक़ात हम टैक्स पे करके आ रहे होते हैं, बल्कि मोस्टली पे करके आ रहे होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि ये फाइनल टैक्स में हमने पे कर दिया है। ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से फाइनल टैक्स में पे किया है। इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, इसके आगे दो हेड हैं कि लॉन्ग टर्म आपके पास एसेट था, तो उसमें कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड लॉन्ग टर्म की है, तो उनकी क्या ट्रीटमेंट है, कैलकुलेशन कैसे निकलेगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे आपके आ रही है, तो नेट गेन उसमें क्या आता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्लॉट को बेचने के या सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के, तो वो भी उसमें से माइनस होके नेट ऑफ जो है वो हमारे आ जाएंगे। इसी तरह शॉर्ट टर्म में हमारे पास हैं, शॉर्ट टर्म में आपने जो है वो भी कंसिडरेशन और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म की, और उन पे भी आपने एक्वायर करने पे जो आपकी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट उसमें से माइनस होने के बाद बाकी आपका गेन होगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन योर। जैसे कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी है और अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म विच इज़ मोर देन 1 ईयर, तो उसको लॉन्ग टर्म और कैपिटल एसेट्स कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो 1 ईयर से कम होगी तो वो उसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। अच्छा, ये तो इसमें आप देखेंगे कि आज तो इजी है थोड़ा टॉपिक के, इसके 3-4 ही कॉलम आए हैं, लेकिन इसका काम एक्चुअली आगे है ज़्यादा, जिसमें मैंने बताना है आपको। ये चीज़ तो आपको पता चल गई। हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में भी उसने 5 लाख रुपया कमाया है, और उस 5 लाख पे अभी उसने टैक्स नहीं दिया। हम अभी कंसिडर ये कर रहे हैं, ठीक है। फिर जस्ट इन केस आपको लॉस हुआ तो फिर माइनस में डालते हैं। हाँ, लॉस हुआ तो उसको विद इन ब्रैकेट आप माइनस में लिखेंगे इसे। अच्छा, ये अब कैपिटल गेन का आ गया। और इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट जो है वो टैक्स चार्जेबल और पेमेंट में हम आएंगे। चार्जेबल और पेमेंट में फिक्स और मिनिमम टैक्स में आएंगे। लें जी, इसमें अब हम आते हैं तो हमारे पास ये बाकी टैक्सेस हैं। डिविडेंड, अगर वो तो अदर्स में आएंगे, वो कल हम पढ़ेंगे। डिविडेंड पे टैक्स है, रिटर्न में। हम इन चीज़ों को लेके उसके साथ साथ चल रहे हैं जिसके रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं, कि फाइनल टैक्स में जिसके रिलेटेड आ रहा है उसके रिलेटेड हम ये पढ़ रहे हैं। आप इस तरह आएंगे तो आप कंट्रोल F लगा के सीधा उस पर आ सकते हैं कैपिटल गेन पे। ये आ गया जी हमारा कैपिटल गेन। फर्स्ट क्या है, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(1)(a)। तो अब इसमें हम किस तरह से लिखेंगे। प्रॉपर्टी की ये सिचुएशन है बिफोर जुलाई 2024 से पहले। जुलाई 2024 के बाद तो ला आ गया कि आप इसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके कैपिटल गेन पे आप 15% टैक्स देंगे। लेकिन इससे पीछे ला क्या था, जो आज तक चल रहा है, अभी 6 साल उसके पूरे होंगे, उसमें ये देखें कि जैसे आ रहा है कि कैपिटल एसेट गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(1)(a) वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, कि उसके पास होल्डिंग पीरियड 1 ईयर था। इस पे टैक्स का रेट और होगा। वो क्या रेट होगा, वो है 15%, ठीक है। फिर आगे कुछ आता है कि अगर गेन की वैल्यू इससे 5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो फिर और रेट हो जाता है,
10 मिलियन से ज़्यादा होगा तो फिर और रेट हो जाता है। तो इसका अभी क्योंकि हम 20 उधर शो किया है, हमने 2 मिलियन का गेन शो किया है, तो इसमें हमने अगर तो ये होगा विद इन 1 ईयर। तो क्या लिखना होता है, इसमें आप आएंगे इस टैब में तो आ जाएगा कि क्या चीज़ है वो आपकी प्लॉट है, फ्लैट है या कंस्ट्रक्टेड हाउस है। तो हम कंसिडर करते हैं जी हमारा प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट का वो फिर आपसे एड्रेस पूछेगा कौन सा है, तो आप कह देंगे 100 बैरिया टाउन, लें जी 100 बैरिया टाउन का आपने एड्रेस दिया, आगे उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिख देते हैं हम कि 5 मरला है 10 मरला है, लेकिन ये तो हम समझने के लिए जो भी उसका एड्रेस है वो पूरा लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ले ये अब हमने 1 ईयर पे जब आए हैं तो मैं 1-1 लाख की बात करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि क्या टैक्स उस पर कैलकुलेट कर रहा है। हमने देखा कि इसका जी 1 लाख रुपया उसको गेन आया है। अब 1 लाख रुपया गेन आया, ये हमने 1 ईयर बट डाउन, अच्छा ये हमने दूसरे में आ गए हैं 1 ईयर वाला, जब करने लगे थे तो 1 ईयर वाले पे नहीं आया, विद इन 1 ईयर वाला नहीं है, ये 1 ईयर क्रॉस करके 2 वाले में आ गए हैं। तो इसमें कितना उसने कैलकुलेट किया, 12.5%। अब हम आते हैं अगर विद इन ईयर था तो फिर क्या था, फिर भी हमने कहा जी ये प्लॉट है और ये इसके पास थे 100 है और 101 भी उसी के पास है, आगे जैस्मिन ब्राग या जो भी आप उसमें लिख देंगे। तो इसमें हम आया कि जब होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, कि मैं जिस साल में आपने परचेज किया उसी साल में आपने बेच दिया है। तो इस पे अगर हम करते हैं कि इसको 1 लाख रुपया इससे बचा था तो इस पे टैक्स क्या आया जी 15। इसका मतलब है कि अगर विद इन ईयर बेचते हैं तो आपको टैक्स का रेट लगेगा विद इन ईयर, विद इन ईयर बेचते हैं तो 15% है, अगर आफ्टर ईयर बेचते हैं तो आपको लगेगा 12.5%। अब नेक्स्ट इसमें स्टेज आ गई कि कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के आपका पीरियड एक्सीड 2 ईयर बट डिड नॉट एक्सीड 3 ईयर, मतलब 2 साल आपके गुजर गए तो तीसरे में आता है। तो हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं कि ये भी हमारे पास एक प्लॉट था, ये 102 था, इकट्ठी उसने पट्टी पूरी उठाई हुई थी, तो इस पे उन्होंने क्या किया जी, इस पे भी उसको 1 लाख रुपया ही बचा। 1 लाख की फिगर मैंने सेम इसलिए रखी है कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में, इस पे कितना आ गया। अच्छा, अब आपने काम सीरीज पढ़ी होंगी अकाउंटिंग सीरीज में कि पहले में है 15%, दूसरे में है 12.5% और तीसरे में है 10%। तो कितना कितना कम हो रहा है भला, एग्जैक्टली ये 2.5% काम है, 2.5%। अब ला ये कहता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस पे आपको टैक्स पड़ेगा 15% अगर आप विद इन ईयर बेचते हैं। तो अगर ईयर से आप एक्सीड कर जाते हैं तो 2.5% हर साल में कम होता जाएगा। अब ये अगर 2.5% हर साल में कम हो तो यही आ रही है, मैं आगे इसको 2-3 सालों को छोड़ रहा हूं तो मैं आ जाता हूं वेयर द एक्सीड 6 ईयर। पहले हम एक्सीड 6 ईयर में बाद में जाएंगे, पहले हम कहते हैं 5 to 6 ईयर अगर है तो क्या है। 5 to 6 ईयर में भी प्लॉट था उसके पास 105 है, तो हमने इस पे भी कितना उसको बचा 1 लाख रुपया। लें जी, तो इसमें अब देखें कि कितना, इस पे हम देखते हैं कि क्या प्रॉफिट उसको बचता है, कितना आया, हाँ 2.5%। इसका मतलब है कि जब 2.5% हर साल डिक्रीज होता जा रहा है तो एट द एंड क्या होगा, जब 6 ईयर क्रॉस कर जाएगा तो फिर उस पर लगेगा ही नहीं। हम ये भी कर लेते हैं, ये लें जी एक ऐसी प्रॉपर्टी उसकी है जो उसने 6 साल पहले से ली थी, तो उस पे भी वो 106 थी और हमने उस पे भी उसको 1 लाख रुपया बचा। इस पे अब टैक्स देखते हैं क्या आया है, क्या आया जी टैक्स 0। अब आपको लॉ का एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ऑन विद इन ईयर बेचेगा तो 15% है, बाकी हर साल में 2.5% लेस होता जाएगा। जब 2.5% लेस हो तो कैलकुलेट करें तो हम आफ्टर 6 ईयर इट विल बी ए 0। ओके, यहाँ तक इस कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिर्फ एक चीज कि जब हम प्रॉपर्टी के इस तरह सेल परचेज करते हैं तो एज सच कोई रिसीट नहीं बनती, मतलब एक वर्बल से होता है कि ठीक है जी, या वो स्टाम्प पेपर पे एक होता है
प्रॉपर्टी डीलर के पास कि ये प्लॉट इतने में सेल किया, इतने में हमने बेचा, हम्म। तो ये क्या उस स्टाम्प पेपर को प्रूफ बना के उसकी कीमत को वैल्यू करेंगे कि इसने बंदे ने इतने का लिया था और अब इसने इतने का बेचा है? वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि इसको इतना ही प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल, काजमी साहब का क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी के रिलेटेड बहुत अच्छा है, इसको आपने गौर से सुनना है। बेसिकली एफबीआर ने पूरे सिस्टम की एक वैल्यू डिटरमिन कर दी है, जिसमें उसने कहा जी बैरिया टाउन में इसका रेट पर मरला क्या होगा। जैसे कि आप अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करेंगे बैरिया टाउन में, तो उसमें 13 लाख रुपए पर मरला इसकी कॉस्ट वैल्यू है, मीन 1 करोड़ 30 लाख का है। अब थोड़ी सी इंक्रीज़ होके तो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का उसने कह दिया इसमें 42 लाख पर मरला है, 42 लाख रुपए पर मरला है। अब एफबीआर कहता है कि हम टैक्स आपसे इस रेट से लेंगे, चाहे आपको वो कम पे मिल रहा है या ज़्यादा पे मिल रहा है। मसलन अगर हम 10 मरले की बात करें, इधर जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें कोई 2.5 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो तो 22.5 लाख रुपए मरला हो गया ना। लेकिन अगर आप चले जाएं गाजी ब्लॉक में, तो उधर कल मेरे प्रोफेसर ने लिया है तो उसको मिला है 80 लाख का प्लॉट, लेकिन उसने टैक्सेस जो हैं वो 1.30 के हिसाब से दिए हैं। एफबीआर ने डिटरमिन कर दिया है, इधर हम चाहे 2.5 करोड़ का लेंगे फिर भी टैक्सेस एफबीआर हमारे से, वो जो बैरिया टाउन है 1.30 से करेगा। लेकिन अगर हम उसको जाके उधर खरीदेंगे तो टैक्स फिर भी उतने पे पड़ेगा। तो ये आपका मेरा ख्याल है क्लियर हो गया ज़्यादा अच्छी तरह। विद इन अ ईयर अगर वो बेचता है, हाँ जी, तो वो फॉर एग्जांपल उसने 31 के हिसाब से लिया है, जो गवर्नमेंट की बुक्स के हिसाब से 31 जी है, और विद इन ईयर उसने 31 का भी बेच दिया, हाँ, तो फिर उसको गेन कुछ नहीं आएगा। ये तो हम कर रहे हैं कि वैल्यू उसकी जो गेन है वो कितना आ रहा है, हम इधर लिख रहे हैं ना गेन उसको इतना आ रहा है। उसको गेन नहीं आएगा तो ज़ाहिर है उस पर टैक्स भी नहीं उस पर कोई कटेगा, टैक्स नहीं उस देगा। पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो इसका मतलब अभी अगर हम कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं बैरिया में और सेल परचेज करते हैं अभी 1 साल के अंदर, तो कोई उसके ऊपर वो टैक्स नहीं पड़ता? अगर गेन आपको नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि उसका प्रूफ ऐसे मिल जाता है कि आपने जब ली थी तो आपके अकाउंट से जो पैसे निकले थे वो 1 करोड़ 30 था, जब आपके पास आए हैं तो 2 करोड़ 30 है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो आपको उसको क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा या फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए वह उधर से होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अब आपने इस चीज़ को रोकने के लिए एक ला ये है कि एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के आप परचेज पे टैक्स देंगे 3%, और उसको सेल करेंगे तो फिर भी आप 236C सेल ऑफ प्रॉपर्टी का भी 3% टैक्स देंगे अगर फाइलर हैं तो। अब आप फाइलर हैं तो आपने 6% तो दे दिया 1 साल में, तो इतने से ज़्यादा और क्या इंक्रीज होना है, तो इतना की मैक्सिमम होगा, जिसमें तकरीबन 7-8 लाख रुपया टैक्स चला जाएगा। ले जी, ये कंसेप्ट आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब ये हमने देखा कि हमारा ये टोटल गेन कितना बन गया, ये 5 लाख रुपया गेन बन गया है। ये हमने जो 1-1 लाख किया था ना, लेकिन उधर हमने 2 मिलियन लिख दिया था, खैर लेकिन उसमें अभी वो बाकी भी आएंगे तो इसको हम बढ़ा लेंगे तो 2 मिलियन हो जाएगा। अदरवाइज हमने ये 5 लाख अपनी बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ना एक फिगर रखी थी। तो अब तो इसका आ गया। अब कैपिटल गेन ऑन, ये हमने प्रॉपर्टी पे पढ़ गया। अब ये आ रहा है जी कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़। ऑन सिक्योरिटीज़ क्या है? कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव स्कीम्स, ये है 37A का है। मतलब ये आप कहने कि आपने सिक्योरिटीज़ ली थी, उसको बेचा आपने, 1 लाख रुपया आपको बचा। हम इधर भी यही करते हैं ताकि हमारे पास आ जाए, तो इसका 10% जो है ये आ रहा है, तो इसका आ जाएगा। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव स्कीम, RIT फॉर स्टॉक फंड, कुछ के 12% कट रहा है, तो उस पर हमने कहा कि लाख रुपया उसको बचा है, तो इसका कैपिटल गेन इधर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये सारे जो कैपिटल गेन्स हैं जिसके हेड के रिलेटेड, हम इधर उसको फीड करेंगे। इधर फीड करने के बाद हमारा जो टोटल कैपिटल गेन हमें आएगा उसको हम ले आएंगे इसमें। अच्छा, अब आपने देखा कि उधर जब हम कर रहे हैं कैलकुलेट, तो साथ साथ उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम, ऐसे ही है ना। तो उसका टैक्स क्योंकि उधर कैलकुलेट हो गया है, तो इसलिए इधर जब हम आएंगे तो हम ये कहेंगे कि इस पे हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, या वो हमारा फाइनल टैक्स में चला गया। ये फाइनल टैक्स है, हमने फाइनल टैक्स में चला गया है। 5 लाख था तो 5 का हमारा फाइनल उधर कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो इसमें फिर ये क्योंकि आ रहा है तो इसमें ये आएगा नहीं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल कैलकुलेट हुआ नहीं है।
मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, नेट की कोई शायद प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इस तरह से ये हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी हमारे पास होंगे उनको हम कैपिटल गेन का इसका हिस्सा बनाएंगे, और हमारा कैपिटल गेन इसी तरह से ये हम जब कंप्यूटेशन में आते हैं तो हमारा एक और हेड ये देखें, गेन ऑन कैपिटल एसेट, ये हमारा पहला था सैलरी वाला था। सैलरी वाले के बाद हमारे पास इनकम और लॉस फ्रॉम बिजनेस वाला आ गया, तो उसके बाद ये कैपिटल गेन वाला आ गया। ये हमारे पास कैपिटल गेन का आ जाएगा। और इस तरह से मैं इसको अगर रिफ़्रेश करके करूँ ना तो फिर ये ऐसा होगा कि वो कैलकुलेट करके ये 5 का बाकी 0 बचाएगा। हाँ, वो असल में सेव उस वजह से नहीं हुआ कि वो ना उसका कोई नेट का प्रॉब्लम आ गया था। लें जी, ये इस तरह से अब वो ये कैपिटल गेन उधर दिखाएगा। ठीक है, ये देखें, अब ये फाइनल में इसलिए है कि वो इसका टैक्स हमने ऑलरेडी उसके मुताबिक पे कर दिया है। तो ये था एक हमारा थर्ड वन हेड, ये था हमारा फोर्थ वन। एंड फिफ्थ हेड है हमारा अदर सोर्सेज क्या होते हैं। ये क्योंकि दो छोटे टॉपिक थे तो इसका मैंने कहा कि हम इकट्ठे कर लेते हैं ताकि वो अदर का भी आ जाए और कैपिटल गेन का भी आ जाए। अदर सोर्सेज में क्या होता है जी, रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या हो सकता है, यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, ये शुहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। इससे अगर किसी को बेनिफिट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। अब ये देखें, ये लाख रुपया आया है ना, तो ये ऐसा है कि इस पे टैक्स कैलकुलेट ही नहीं, टैक्सेबल है तो उस पे टैक्स कैलकुलेट मिनिमम रेट से या और रेट है जिससे करेगा, वो पूरे जो सैलरी वाला है उस रेट से नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद रॉयल्टी है कि जैसे कोई आपका इंस्टीट्यूट चल गया है, टैक्स प्रोफेशनल्स का इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल चल जाता है, तो वो काजमी साहब कहते हैं कि मुझे भी एक फ्रेंचाइज़ दे दें, और एक नुमैर साहब जाके दीपालपुर में भी फ्रेंचाइज़ बना लेते हैं, तो उसकी फिर वो रॉयल्टी पे करेंगे उसकी ना, तो वो इसकी रॉयल्टी की जो इनकम है वो इसमें आ जाएगी अगर कोई आ रही है। तो यहाँ वैसे आप देखते हैं कि फ्रेंचाइजीज़ की रॉयल्टी का जो आता है बेनिफिट। फिर ये है कि प्रॉफिट ऑन डेट, इस पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन। ये कौन इसको बताएगा, मैंने इसका एक जिक्र किया था ना प्रॉफिट ऑन डेट का, क्या था भला, कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से लेस है तो क्या ट्रीटमेंट है, और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर क्या ट्रीटमेंट है किसी के जहन में? तो इसका मतलब है आप उसको जाके पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। हालांकि मैं लेक्चर आपके घर पहुंचने से पहले मैं लोड कर देता हूं ताकि आप उसको देखें, तो इसका मतलब है आप नहीं देखते। ये सेकंड टाइम अब ये बात मैं बताने लगा हूँ, आपको याद आ जाएगी। इसका जो 7B का एक्सीड 5 मिलियन अमाउंट कर जाती है प्रॉफिट ऑन डेट पे, अगर तो प्रॉफिट एंड डेट 5 मिलियन से लेस है तो देन बैंक आपको टैक्स काट के ही पैसे देता है। मैंने बात बताई थी कि वो 15%, अगर आप फाइलर की बात हम कर रहे हैं, फाइलर है तो आपका 15% टैक्स कट जाएगा, वो बैंक गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देगा और बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे, और बाकी आपको ट्रीटमेंट कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपका टैक्स पे हो गया। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो देन वो आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बन जाएगा, नॉर्मल इनकम का हिस्सा बन जाएगा। नॉर्मल इनकम में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि स्लैब्स जो हैं वो 5% से स्टार्ट होते हैं, 5%, 7.2, 10 होते होते ये आ जाता है 35% तक, कि जब आपका 6 मिलियन से इनकम एक्सीड कर जाती है देन आपको रेट जो लगता है, इसका टैक्सेशन का जो रेट है वो 35% है। तो इसलिए अगर वो 5 मिलियन मीन ज़्यादा कमा रहा है तो उसको टैक्स का रेट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर 5 मिलियन से कम है तो वो, ये बात मैंने आपको बताई थी, याद आया आपको? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, गिफ्ट, रिसीव्ड कैश। आपने कोई इन चीज़ों में से आपको कोई पैसे आ रहे हैं या कोई आपको प्रॉफिट आ रहा है वो इधर लिखेंगे। अदर रिसीट्स, मैंने इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई और रिसीट हो सकती है। तो ग्राउंड रेंट की हमने उस दिन भी जिक्र किया था, ग्राउंड रेंट इसका होता है जैसे वो पगड़ी
टाइप के आपने उसको खाली करवाना है तो इतने पैसे देंगे, तो उससे कोई इनकम आपको आई है कि आपने जब लिया था तो आपने पगड़ी उसकी दी थी सपोज 5 लाख रुपए, आप 6 मिल रहा है तो आपको वो भी एक बचत हो गई। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, पहले तो हमने प्रॉपर्टी इनकम में पढ़ा था कि लीज की जो हमें रेंट आता है वो उसमें था, तो आप ये देखें कि ये क्यों उन्होंने इधर यूज़ किया है रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड आर बिल्डिंग, वो उस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं आया? आपके जहन में आई होगी ये बात या नहीं आई? जी आई तो है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, कि अगर एक चीज प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी जिक्र कर दी है पीछे, तो फिर ये सब लीज है। लेकिन ये सब लीज है। गुड, वेरी गुड, सब लीज है, मतलब ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है ये किसी वो। से लेके किसी को आगे दी हाँ, है। उसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ले ली, सपोज ये टैक्स प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स ने ये प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे ली हुई है, तो इसमें पीछे वो हाफ किसी और को दे देते हैं सपोज अपने वो मिनिमाइज करने के लिए। अब वो बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो ये है कि अब उसमें से उनको अगर कोई इनकम आ रही है या अपनी टोटल एक्सपेंस पूरा अगर वो शो कर रहे हैं कि हमने 50,000 की एक्सपेंस कर रहे हैं कि हम ओनर को पे कर रहे हैं रेंट, तो जो अगर किसी से रिसीव कर रहे हैं तो फिर उसकी इनकम हो जाएगी ना वो, क्योंकि उसने पूरा एक्सपेंस कर दिया। तो ये होता है ग्राउंड इसका सब लीज। अच्छा, फिर आगे एनुइटी पेंशन वगैरह की अगर कोई किसी को आ जाए तो डिडक्शंस में आके इनमें से अगर कोई ये करते हुए कोई डिडक्शन अगर हो जाती है उसकी, तो उसमें वो अदर डिडक्शन आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे दो हेड थे। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने इधर आपने देखा लोन और गिफ्ट्स और डिपॉजिट्स कि इनके टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, मतलब जिसके फाइनल टैक्स की होती है वो फाइनल और मिनिमम टैक्स में अगर हम आए तो ये तो इंपोर्ट के रिलेटेड है। और ये डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड आ रहा है, सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, ठीक है, उसका आपको डिविडेंड आया, तो उस पर आपका टैक्स का क्या रेट होगा? ये ज़ीरो वाले में हमने लगाया था कि ज़ीरो डिविडेंड है, तो अगर लेकिन हम इसको अगर ये 35% वाले में है तो फिर इसको 35% उसका टैक्स कंपनी काट के फिर उसको देगी। तो ये कि इसकी ट्रीटमेंट भी उसके रिलेटेड है। फिर इन्वेस्टमेंट इन सकूक, ये अलहदा बात है, रिटर्न ऑन सकूक इसकी इधर भी डिविडेंट है। फिर एक आएगा प्रॉफिट ऑन डेट, ये देखें ये प्रॉफिट ऑन डेट है जैसे, तो ये इसका सेकंड शेड्यूल का किसी का 10% फाइलर को है तो नॉन फाइलर को ज़्यादा है। इसी तरह एक हमारी फिगर आएगी जिसमें प्रॉफिट ऑन डेट का वो जिक्र कर रहा है कि उसका 5 मिलियन से एक्सीड कर गया, ये है प्रॉफिट ऑन डेट 7B का, अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन। अगर अमाउंट नॉट एक्सीड 5 मिलियन है तो फिर इसमें आएगी, तो इसमें हम जो क्योंकि बैंक ऐड करके तो फिर इसको डालना है, तो इस पे फिर वो कैलकुलेट कर देता है सिस्टम सिर्फ 15%। लेकिन अगर आपकी वो एक्सीड कर जाती है 5 मिलियन से, तो देन फिर आपको नॉर्मल इनकम में इधर जैसे कि हमने अदर्स में आए थे और रसीट्स और डिडक्शन आ रही थी, ये हमारा प्रॉफिट ऑन डेट इफ़ एक्सीड 5 मिलियन, फिर हम इधर 5 मिलियन मतलब 6 मिलियन हो गया है, तो फिर वो नॉर्मल इनकम का हिस्सा बन जाएगा, इस पे टैक्स जो है ना नॉर्मल वाला कटेगा। लेकिन अगर लेस होगा तो फिर हम उसको उधर ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमारी आज की रिलेटेड थी कैपिटल गेन से और अदर सोर्स ऑफ इनकम से। तो इसमें आपका किसी का कोई क्वेश्चन और हो तो मुझे। क्वेश्चन है कि और भी मींस हो सकते हैं अदर सोर्सेज में, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज हो सकता है। हाँ, ये उस केस के अंदर आप वो अदर्स की जो अदर्स की रिसीट्स की अदर्स की ऑप्शन है ना, तो वो उसमें आप उसको अवेल कर लें। हर किसी में एक अदर्स की इन्होंने रखी है। तो ये इस तरह से हमारे अब हेड सिर्फ एक दो रह गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेन इनकम का है। तो ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए कोई क्वेश्चन और नहीं है, तो फिर आप ये जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, इसको आप जाके देखा करें, इसलिए कि आपको रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो इधर से समझ लिया होता है, तो वो फिर आपको रिवाइज़ हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो और इसी तरह से उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे
तो आपके जानने वाले बाकी दोस्त जो हैं वो भी लर्निंग कर लेंगे। ऐसा कोई अगर नहीं आ सकता, उसको आने में प्रॉब्लम है, या वो ट्रैवल नहीं कर सकता, या कोई फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो घर बैठा ही इससे फ़ायदा उठा के टैक्सेशन की लर्निंग कर लेगा। तो इसलिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।